जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो पिछले दोनों वीडियोस को मिले भारी स्नेह और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका प्यार हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। ऐसे में भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित निकालना बेहद मुश्किल काम था। सुखदेव ने योजना बनाई कि साथी क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गावती, जिन्हें सब क्रांतिकारी दुर्गा भाभी कहते थे, उनकी मदद ली जाए। मालविंदर सिंह वड़ैच लिखित पुस्तक भगत सिंह द इटर्नल रिबेल के अनुसार 19 दिसंबर की रात 8 बजे सुखदेव दुर्गा भाभी के घर पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या वे सैंडर्स को मारने वालों में से एक के साथ उसकी पत्नी बनकर लाहौर से बाहर जा सकती हैं। खतरा है, गोलियां भी चल सकती हैं। उन दिनों भगवती चरण कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने कलकत्ता गए हुए थे। भाभी ने पूछा, कौन है? सुखदेव ने कहा, कोई भी हो सकता है। भाभी बोली, ठीक है, मैं चलूंगी। सुखदेव चला गया और थोड़ी देर बाद एक लंबे नौजवान के साथ वापस आया, जिसने ओवरकोट और हैट पहन रखा था। उसके साथ उसका नौकर भी था। सुखदेव ने भाभी से पूछा, क्या वे इनको पहचानती हैं? ध्यान से उसकी ओर देखते हुए भाभी बोली, भगत। यह सुनकर सुखदेव और भगत सिंह खूब हंसे। दोस्तों, देश के लिए मर मिटने वाले इन दीवानों के पास उस शाम फूटी कोड़ी भी नहीं थी। तब भाभी ने क्रांति के पावन यज्ञ के लिए उन्हें 500 रुपए दिए। उस समय के 500 रुपए आज शायद 5 लाख से कम नहीं होंगे। शिव वर्मा अपनी पुस्तक संस्मृतियां में भगत सिंह के 1923-24 के कानपुर प्रवास के दिनों को याद करते हुए उनके अध्ययन की भूख और आर्थिक खस्ताहाली के बारे में लिखते हैं। उसकी कमीज उसके शरीर का साथ छोड़ गई थी और अब उसका बंद गले का खद्दर का कोट कमीज का काम देख रहा था। कोट की आस्तीनें फट जाने पर उसने पायजामे की टांगें आस्तीन की जगह जोड़ ली थी और पायजामे का स्थान उसकी चादर ने ले लिया था, जिसे वो लुंगी की तरह इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन इस हालत में भी उसके कोट की जेब में कोई ना कोई पुस्तक अवश्य रहती थी। भाभी से बातें करके सब निश्चित हो जाता है कि अगली सुबह 5:30 बजे जाने वाली कलकत्ता मेल से इनको जाना है। सुबह सुबह सब तैयार हो जाते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। भगत सिंह ने ओवरकोट पहना है, कॉलर ऊपर उठे हुए हैं। सर्दी की सुबह है तो यह स्वाभाविक सा दिखता है। सिर पर हैट पहना है। बाईं गोद में भाभी का 3 साल का इकलौता बेटा शची इस तरह उठा रखा है कि एक ओर से तो चेहरा छिप जाए। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए दायां हाथ जेब में पिस्तौल के ट्रिगर पर है। साथ में है दुर्गा भाभी। बड़ी सुंदर साड़ी पहन रखी है और प्रॉपर मेकअप किया हुआ है। पीछे पीछे सामान उठाए नौकर वेश में राजगुरु चले आ रहे हैं। इनके पास भी भरा हुआ पिस्तौल है। देखने से लगता है कोई सरकारी अफसर अपनी पत्नी, बच्चे व नौकर के साथ जा रहा है। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में भगत सिंह, दुर्गा भाभी और नन्हा शची बैठ जाते हैं। नौकर यानी राजगुरु साहब का सामान उनके पास रखकर थर्ड क्लास में चढ़ जाता है। वीरेंद्र सिंधु युगदृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे में इस अद्भुत दृश्य से अभिभूत होकर लिखती हैं, कलकत्ता मेल उस दिन लाहौर से क्या चली, इतिहास पुरुष का रथ ही चल पड़ा महान विजय के पथ पर। दोस्तों, रेलगाड़ी लखनऊ पहुंच जाती है। हालांकि टिकट कलकत्ते तक का है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग वहां उतर जाते हैं। राजगुरु वहां से अलग हो लेते हैं और ये तीनों कुछ देर वेटिंग रूम में बैठते हैं। फिर कलकत्ता में सेठ छज्जूराम के बंगले में रह रही सुशीला दीदी को टेलीग्राम करते हैं। बाद में दूसरी रेलगाड़ी से कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। टेलीग्राम में लिखा था, भाई के साथ आ रही हूं दुर्गावती।
टेलीग्राम देखकर सुशीला दीदी असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि वो जिस दुर्गावती को जानती हैं वो लखनऊ नहीं लाहौर की रहने वाली हैं, और उनका कौन सा भाई। सुशीला दीदी और भगवती चरण वोहरा रेलवे स्टेशन पर उस रहस्यमयी दुर्गावती को लेने पहुंच जाते हैं। वहां भगत सिंह, दुर्गा भाभी और शची को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। भगवती चरण अपनी पत्नी द्वारा लिए गए इतने कठिन निर्णय पर बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं और कहते हैं, आज मुझे पता चला तुम क्या हो। कलकत्ता में भगत सिंह, दुर्गा भाभी, शची, इनको पहले दिन एक होटल में रहना पड़ता है। तब तक सुशीला दीदी सेठ छज्जू राम की पत्नी लक्ष्मी देवी को भगत सिंह की सच्चाई बता देती हैं, और लक्ष्मी देवी खुशी खुशी भगत सिंह को अपने घर पर रखने को तैयार हो जाती हैं। अगले दिन भगत सिंह और दुर्गा भाभी सेठ छज्जू राम के घर पहुंच जाते हैं और पूरे 1 सप्ताह तक वहीं रहते हैं। कलकत्ता में भगत सिंह बंगाली क्रांतिकारियों से संपर्क करते हैं और आने वाले क्रांति के प्रयोगों के लिए, बमों के लिए गन कॉटन तैयार करते हैं। पर वो कहानी अगली बार। आज की कहानी में दोस्तों 3 नए पात्र थे और तीनों महिलाएं थी, दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी और लक्ष्मी देवी। ये तीनों ही वंदनीय हैं। पहली दुर्गा भाभी, जिन्होंने ना सिर्फ 500 रुपए दिए बल्कि अपना और अपने इकलौते बेटे का जीवन भी भारी खतरे में डाल दिया, और अपनी मर्यादा, जो किसी भी भारतीय नारी के लिए जीवन से कम महत्वपूर्ण नहीं है, उसे भी दांव पर लगा दिया। बाद में 28 मई 1930 को इनके पति भगवती चरण भी भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए लाहौर में रावी नदी के जंगलों में बम का परीक्षण करते हुए शहीद हो गए। दुर्गा भाभी पर कभी एक कविता भी लिखी थी, और शायद अनायास ही कुछ अच्छा काम हो गया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी सुनिए, शायद आपको अच्छी लगेगी। दूसरी नई पात्र आज की कहानी में सुशीला दीदी। यह भी क्रांतिकारी दल की सदस्य थी। आर्य महाविद्यालय जालंधर से ग्रेजुएशन किया था। अच्छा सुखमय जीवन जी सकती थी, परंतु परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाकर आजादी के हवन कुंड में कूद गई और अनेक कष्ट सहे। उन दिनों वे सेठ छज्जू राम के घर पर रहती थीं और उनकी बेटी को पढ़ाने का काम करती थीं। इस कहानी की तीसरी नई पात्र थी लक्ष्मी देवी। पति सेठ छज्जू राम का कलकत्ता में करोड़ों का व्यापार था। सैंडर्स को मारने वालों को अपने घर में पनाह देने का अर्थ था कि भेद खुलने पर न केवल सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, बल्कि वर्षों तक जेल में सड़ना पड़ेगा। तब भी लक्ष्मी देवी भगत सिंह से कहती हैं, तुम्हारे यहां रहने से यह घर मंदिर बन गया है। दोस्तों, विडंबना यह है कि आज भारत को ना दुर्गा भाभी याद हैं, ना सुशीला दीदी याद हैं, और ना लक्ष्मी देवी। आज की कहानी यहीं तक। जल्दी ही फिर मिलेंगे शहीद आजम भगत सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें लेकर। यदि आज की कहानी, आज की बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। और हां, अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, जरूर दीजिए। हम यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।